सर वीडियो क्लोज कर रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए होता है उसका पैकेजिंग कैसे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। सबको पता है डीएनए कहाँ अरेंज होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो डीएनए को पैक करना है। डीएनए को पैक करना क्यों जरूरी है ना? क्योंकि देखो डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर, जबकि न्यूक्लियस इतने छोटे हैं कि वो हमें नेकेड आइ से दिखाई भी नहीं देते हैं। न्यूक्लियस या सेल भी हमें दिखाई नहीं देता है, बट डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग है। तो इसको पैक करने के लिए इसको फोल्ड करने पड़ेंगे और हाई लेवल फोल्डिंग की यहाँ जरूरत पड़ेगी। और ये यहाँ पर जो फोल्डिंग होता है सब एंजाइम के हेल्प से होते हैं, केमिकली सब स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम यही आज समझेंगे कि इतना बड़ा डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकिंग करके रखते हैं। आज यही चीज हम लोग समझेंगे। ओके, देखो यहाँ बताया गया पैकेजिंग ऑफ डीएनए में डीएनए को पैक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि 2.2 मीटर लंबा डीएनए है और उसको वहां पर सेट करना है जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। इसलिए डीएनए को हाईली क्वाइल्ड करके कोई ना कोई सिस्टम से उसको अरेंज करके तब वो एडजस्ट हो पाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो उसी चीज को इसमें हम देखेंगे। देखो, टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.34 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर ये चीजें होते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ कैलकुलेट किया गया है। देखो यहाँ 0.34 नैनोमीटर जो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस हो गए। ओके, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स इज टिपिकली मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, है ना, विद 0.34। डीएनए का लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 0.34 डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर एंड नंबर ऑफ बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ डीएनए निकल जाता है। ठीक है, ये है, ये डिप्लॉयड हुआ डिप्लॉयड सेल का है। डिप्लॉयड सेल का 3.33 इंटू 10⁻9 होते हैं बेस पेयर ह्यूमन में। ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल का है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इतना बेस पेयर होते हैं डीएनए में, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं इससे। ठीक है, और इसमें 10⁻⁹ किए हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए हमारा यहाँ पर मीटर में आ गया लेंथ। आ गई समझ में? लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट करने के लिए 0.34 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर कर दूंगा। देखो तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना है 2.2 मीटर। देखो, और लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन दैट द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा किसका लेंथ है, डीएनए का। ठीक है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया डीएनए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर, इतना ज्यादा मतलब साइज का डिफरेंस आ गया। हाउ वी सच लॉन्ग पॉलीमर पैक इन द सेल। तो इतने लॉन्ग पॉलीमर जो हुए 2.2 मीटर का डीएनए, ये कैसे हम पैक करेंगे? आप क्वेश्चन समझ रहे हो क्या है? आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को छोटा सा न्यूक्लियस में सेट करना है। आ रहा है समझ में? देखो, if the length of E. coli DNA is 1.36 mm, can you calculate the number of base pair in E. coli? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखो लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, इधर देखो लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको लेंथ दे दिया है। ओके, कितना लेंथ है 1.36 लेंथ दे दिया गया है, इक्वल टू ये आपको फॉर्मूला पता है 0.34 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है mm में, इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा। मीटर तो यूनिट कन्वर्जन करोगे ना, तो अब यहाँ पर लेंथ आपका लेंथ दे दिया है, ये चीजें दे दिया है, नैनोमीटर में था, यहाँ mm में था, है ना। तो इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ बेस पेयर निकल जाएंगे। दो चीज दिया है तो तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अगर लेंथ ऑफ डीएनए इतना दिया हुआ है तो आप नंबर ऑफ बेस पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं?
ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब देखो यहां से देखो इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव डिफिनिट न्यूक्लियस। हम लोग को पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें डिफिनिट न्यूक्लियस तो है नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। इसमें डीएनए जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है, तो डीएनए को क्या होना चाहिए था, स्कैटर्ड होना चाहिए था, कहीं भी सिर्फ डीएनए है तो साइटोप्लाज्म में कहीं भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। इसका कारण क्यों है, जैसे कि आपको पता है कि सर सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल में प्रोकैरियोट्स में डीएनए है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में कहीं भी डीएनए को होना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर में डीएनए स्कैटर नहीं है, क्यों नहीं है उसका जवाब हम अभी दे देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बीइंग डीएनए निगेटिवली चार्ज है, पूरा दुनिया को पता है ये बात, ठीक है। डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इज हेल्प विद द एक प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस प्रोटीन के साथ क्वाइल रखता है, तो प्रोटीन के साथ चिपक किसी साइड कॉर्नर में चला गया, किसी एक जगह पर हो गया, है ना, कंडेंस हो गया, तो स्कैटर रहेगा, बताओ नहीं रहेगा। चलो इन रीजन दैट टर्म है, अब देखो उसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये बात को याद रखना है कि सर जो प्रोटीन होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसमें निगेटिवली चार्ज डीएनए चारों तरफ से उसमें क्या हो जाता है, जैसे कि ये प्रोटीन है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज डीएनए इसमें चारों तरफ से अटैच हो जाता है ना। नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ निगेटिव चार्ज डीएनए चारों तरफ से सराउंड हो जाता है, दैट टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेड बाय द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन होता है जो उसके चारों तरफ डीएनए लपटा जाता है, एक बड़ा सा लूप बना लेता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये सब चीजें सबको बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है, बच्चा वाला बात है। मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ कि एक बार भी क्लियर हो जाए, अगर जहां पर नहीं समझ में आता है वहीं को पूछ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, न्यूक्लियोइड क्या होता है समझ लग गई, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन से निगेटिव चार्ज डीएनए जहां पर लपटा जाता है एक साथ, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये प्रोकैरियोट का बात था, प्रोकैरियोट सिंपल था इसलिए सिंपल वे में समझ में लग गई। अब यूकैरियोट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो है एडवांस, लेकिन हम लोग इजी तरीका से समझ लेंगे, है कि नहीं। यहाँ देखो, इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर क्या कहानी चल रहा है मैं बता देता हूँ, फिर मैं पढ़ूंगा समझ लगेगी। देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड से बना हुआ है। अमाइनो एसिड होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन बना हुआ है, दिस इज मेड बाय द बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये सब चीजें है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये बेसिक अमाइनो एसिड से हिस्टोन प्रोटीन बना है, और 8 हिस्टोन प्रोटीन इकट्ठे अरेंज होकर के हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। कुछ नहीं, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है हिस्टोन, वैसे वैसे 8 यूनिट हिस्टोन का मिल करके हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, ऑक्टा मतलब 8, ठीक है। और उसके चारों तरफ डीएनए 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए था वो उसके चारों तरफ सराउंड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह का अब आगे हम बताते हैं, उसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो एक में जो ऑक्टामर था, समझ लो 8 मॉलिक्यूल्स इसमें है अरेंज, ठीक है, आप समझ लो। इसके चारों तरफ 2.2 मीटर डीएनए सराउंड हो गया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। और ऐसा ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे, आप समझ रहे हो मेरा बात, ठीक है। उसी को हम लोग क्रोमैटिन कहेंगे, और क्रोमैटिन हाईली कंडेंस होगा, उसको क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे।
और ज्यादा उसको हाईली कंडेंस करेंगे, उसको क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, यही। अब इस कहानी को मैं और इजी तरीका से आपको समझा देता हूँ एक पिक्चर दिखा करके। ओके, इसको न्यूक्लियोसोम नहीं बोल सकते बोल लो, लेकिन यहाँ टर्म ये यूज किया गया है ना। देखो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन, है ना। मैं अभी शुरू से पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये जो अभी समझाया हूँ ना, इसी बात को रुक जाओ, 1 मिनट बाद मैं इसी बात को आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर के जस्ट वेट। देखो, तो यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये बेसिक एमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। और प्रोटीन एक्वायर द चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस ऑफ एमाइनो एसिड रेसिड्यूज विद द चार्ज साइड चेन। ये जो प्रोटीन है, इसमें कौन सी चार्ज आएगी, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का कौन सा एमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है उसके साइड चेन में। चेन होता है ना प्रोटीन का, है ना। यहाँ देखो, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमाइनो एसिड लिखा हुआ है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक एमाइनो एसिड। क्वेश्चन के ऑप्शन में आएंगे तो कंफ्यूज मत होना, मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ। हिस्टोन जो होते हैं उसमें कौन एसिड होता है, बेसिक एमाइनो एसिड। रेसिड्यू लाइसिन एंड एडेनिन उसके साइड चेन में लगे रहते हैं। देखो, बोथ द एमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी द पॉजिटिवली चार्ज इन देयर साइड चेन। एमाइनो एसिड में कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। 8 हिस्टोन, हिस्टोन ऐसे एक पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर रखो, इसको ब्रिक समझ लो, ईटा समझ लो, ईट। ऐसा 8 ईंट को एक अरेंज कर लो तो वो एक यूनिट बना, उसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। उसी के चारों तरफ 2.2 मीटर का डीएनए सराउंड हो जाता है। ओके, यहाँ देखिए, द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज ओवरलैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर फॉर न्यूक्लियोसोम। एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज लिखा हुआ है। निगेटिवली चार्ज डीएनए किसके चारों तरफ सराउंड हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के तरफ ओवरलैप मतलब लपटा जाना। और वो जो स्ट्रक्चर बनाता है लपटाने के बाद, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्लियर है। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए हेलिक्स होते हैं डीएनए, उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। अब तो मैं बोला हूँ, अब मैं दिखा के मैं प्रूव कर देता हूँ, अच्छे से विजुलाइज करा देता हूँ कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ओके, एकदम इजी है, इजी हमें समझ में लग जाना चाहिए। देखो, देखो इसको समझो। देखो, ये डीएनए है, सबको क्लियर कर दिख रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, ये डीएनए है। ठीक है, ओपन डीएनए है, बचपन से देखे हो, पता है। चलो, जितना दिखा रहा हूं उतना ही देखो। देखो, अब ये देखो, हिस्टोन है और हिस्टोन में 8 मॉलिक्यूल्स है, तो हिस्टोन ऑक्टामर है। इसके चारों तरफ 2.2 मीटर डीएनए ऐसे लपटा गया है, सराउंडेड हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और इसी तरह का बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। देखो, हिस्टोन है, डीएनए न्यूक्लियोसोम हो गया। ठीक है, और ये बहुत सारा न्यूक्लियोसोम का रिपीटिंग यूनिट है। देखो, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस, है ना। यही जो है न्यूक्लियोसोम, समझ रहे हो क्या है। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए लपटाया हुआ है उसी को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। वैसा वैसा बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, ठीक है, कंस्टिट्यूट करके न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम आप देख रहे हो, ऐसा ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोसोम है कि नहीं, तो इसको एक साथ हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन। और अच्छा से देखो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बड़ा सा डीएनए को एडजस्ट करना है सेल के अंदर, तो देखो कितना हाई लेवल दिमाग लगाया है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अरेंज हो गया अंदर में कि कितना बड़ा से बड़ा डीएनए इसमें सेट किया जा सके। ठीक है, और आगे जाके और कंडेंस हो गया, और कंडेंस हो गया, बहुत ज्यादा कंडेंस हो गया, क्रोमैटिन फाइबर बन गया। दिख रहा है सबको, क्रोमैटिन फाइबर। यही बात यहाँ और थिन करके दिखा रहा है, यही चीज है। यहाँ जूम करके दिखाया, यहाँ थिन करके। ठीक है, और इसको और कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। अब देखो,
तो ये जब तक क्रोमोजोम है, जब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में है, कस के बंद है, धागा को कस के टाइटली लपेट के रख दिया गया है। जब तुम चाहते हो उस धागा से कोई यूज में लाए तो उस धागा को खोलना पड़ेगा। इन द सेम वे तुम चाहते हो कि ये डीएनए काम करे, है ना, तो डीएनए काम करे तो ये डीएनए खुलेगा, इसमें से क्या होगा, ये क्रोमोसोम को और लूज करोगे तो क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर को और लूज करोगे तो क्रोमैटिन बनेगा, इसको और लूज करोगे तो डीएनए बनेगा, और इसको फैलाओ मतलब खोलते जाओ, लूज करना मतलब खोलना, तो फिर जीन बनेगा, तब आप काम कर पाओगे, तब वो फंक्शनल करता है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला डीएनए काम करता है? नहीं, ये पूरी तरह से ऐसे ओपन होता है फिर काम करता है। यही बात, इतना सिंपल बात इधर लिखा हुआ है, ठीक है। डरना नहीं है, न्यूक्लियोसोम है तो क्या है, क्यों डरना? ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लगता है, न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिला तो क्रोमैटिन बना, बहुत और क्रोमैटिन और कंडेंस हुआ तो क्रोमैटिन फाइबर बना, क्रोमैटिन फाइबर और कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम बना। एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम है। आप देखो कितना हाई लेवल कंडेंसिंग पावर चल रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स है हमारा बॉडी। इसी सब चीज को देख करके इंसान इतना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स मशीन, बड़ा बड़ा चीजें बना पा रहा है, सुपर कंप्यूटर, एक एरोप्लेन, है ना। ये सब चीजें इतना कॉम्प्लेक्स है हमारे बॉडी में अरेंजमेंट। यहाँ देखो, तो ये चीजें समझ लग गई। अब मैं आगे बढ़ूं, देखो इसको क्लियर करने के लिए और मैं फोटो तुमको दिखा सकता हूँ। यहाँ देखो, ये डीएनए है ना, फिर यहाँ देख रहे हो स्टोन, डीएनए कैसे लटकाया है, फिर ये और कॉम्प्लेक्स हो गया, क्रोमैटिन हो गया, है ना, और क्रोमैटिन फाइबर ये न्यूक्लियस के अंदर में कहानी है ना, यही कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बनेगा, है ना। कोई बात नहीं, पहला डायग्राम आ गई ना समझ में, ठीक है, अंजलि आ गया समझ, चलो गुड। अब देखो ये क्रोमैटिन समझ गए क्या है, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन। अब देखो थ्रेड लाइक स्टेन, जो वही क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन कलरफुल दिखता है, क्रोमैटिन मतलब होता है ये कलर, ठीक है, इसलिए क्रोमैटिन नाम बना, कलर बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस, ओके। अब देखो द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग ए स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। व्यू ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, बीड ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, जैसे धागे के ऊपर मोती कैसे माला बनाने के लिए गूंथते हैं, तो वो एक एक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उस तरीका से आप देख रहे थे कि नहीं, न्यूक्लियोसोम था ना, उसकी चारों तरफ लटका रहा था, वैसा बहुत सारी चीजें थे। उसी को देखो यहाँ पर जूम करके बताया है, पर तुम्हें समझ नहीं लगेगी, पिक्चर फट जा रही है। देखो ना, धागे में नहीं लग रहा है, कुछ लगा हुआ है बीच बीच में, ठीक है। चलो अब कह रहा है थियोरिटिकली, अगर प्रैक्टिकली तो बात नहीं हो सकती है, थियोरिटिकली हाउ मेनी सच बीड, मतलब बीड मतलब न्यूक्लियोसोम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, बीड स्टैंड फॉर न्यूक्लियोसोम। डू यू इमेजिन प्रेजेंट इन द मैमेलियन सेल, एक मैमेलियन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, कैन यू इमेजिन? नो यू कांट इमेजिन, बहुत होंगे, है ना। आप समझो कि न्यूक्लियोसोम है, फिर बहुत सारा न्यूक्लियोसोम मिला होगा तो क्रोमैटिन बना होगा, क्रोमैटिन फाइबर बना होगा, क्रोमोसोम बना होगा, वैसा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तुम्हारे हर एक सेल में, एक सेल में इतने हैं, ठीक है। तो अब देखो द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर, यही पैक होकर के क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, दैट आर फर्दर क्वाइल, और भी आगे क्वाइल होकर और भी ज्यादा कंडेंस होता है, और कंडेंस और एक